हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टोन एज को देखेंगे। स्टोन एज आज हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका दूसरा लेक्चर है फ्रेंड्स। और स्टोन एज के पहले पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। आज जो है वो हम लोग स्टोन एज के दूसरे पार्ट को देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग दूसरे पार्ट को देखें उसके पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दोस्तों। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म नॉलेज वर्ल्ड पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी यहाँ पे फ्रेंड्स। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आप जो हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो डिस्प्ले में नंबर जा रहा है 6202981656, फिर से मैं एक बार नंबर रिपीट कर रही हूँ 6202981656। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर ये जो ईमेल आईडी है resupaliaman@gmail.com, आप इस पर भी मेल करके बता सकते हो आप कि हमारी आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो या नहीं। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो क्लासेस ली जा रही हैं वो अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अलग अलग टीचर्स के द्वारा ली जा रही हैं। तो और यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी की क्लासेस मिलेंगी। तो अगर आप हमारी क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये जो नंबर जा रहा है डिस्प्ले में उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये थी फ्रेंड्स आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आगे की अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो एंशिएंट हिस्ट्री में स्टोन एज से जो स्टार्ट लिया था उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रागैतिहासिक काल जो है उसे 3 भागों में बांटा जाता है, एक पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके अलावा पुरापाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा था, पिछली क्लासेस में देखा था। अब आज हम लोग इसके आगे की चीज़ें देखेंगे कि और स्टोन एज में, पाषाण काल में और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम लोग फ्रेंड्स मध्य पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम लोगों ने मध्य पूरा पाषाण काल किया था वो मध्य पूरा पाषाण काल का दूसरा पार्ट था, यानी कि पेलियोलिथिक एज का वो दूसरा पार्ट था। लेकिन अब प्रागैतिहासिक काल को जो हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा जो हम लोगों ने बांटा था वो दूसरा जो पार्ट था वो था मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो हमारा पार्ट था वो था नवपाषाण काल। तो अभी तक हम लोग पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट्स को देख चुके हैं और अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के दूसरे पार्ट यानी दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये दोस्तों कि मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक है। ये जो आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। इस काल में क्या हुआ था दोस्तों, इस काल को संक्रमण काल भी कहते हैं। संक्रमण काल इसलिए कहते हैं फ्रेंड क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, इस काल में क्या हुआ था, ये जो मध्य पाषाण काल का समय है, देखिए भारत में ही कहीं कहीं विकास जो है वो ज़्यादा हुआ था। भारत में ही कहीं कहीं विकास ज़्यादा हुआ था, लेकिन और कहीं कहीं विकास थोड़े धीमी गति से हुआ था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सही से आज तक निकाला नहीं जा सका है। ऐसे लोग मानते हैं कि ज़्यादातर हिस्सों में जो विकास हुआ था वो एक गति से ज़्यादातर हिस्सों में 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक हुआ था। लेकिन बाकी जो दूसरे हिस्से थे हमारे देश के, भारत के या फिर विश्व के जो दूसरे हिस्से थे, वहाँ पे इस टाइम पे नवपाषाण काल का टाइम चल रहा था। नवपाषाण काल का जो समय है, जो नवपाषाण काल का जो काल है वो चल रहा था, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसलिए ये जो मध्य पाषाण काल है
इसके टाइम पीरियड को लेके, इसके काल को लेकर इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि मनुष्य जो थे वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहे, किंतु शिकार करने का उनका तरीका बदल गया था। क्या मनुष्य जो थे वो शिकारी भी रहे, यानी कि वो शिकार भी करते थे, प्लस शिकार करने के साथ साथ जो शिकार के दौरान जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी, जो भी भोजन प्राप्त होता था, उसे वो संग्रह भी करते थे। लेकिन उनके शिकार करने का जो तरीका है वो बदल गया था। जैसे बड़े बड़े जानवरों के साथ छोटे छोटे जानवरों का शिकार वे करने लगे थे। और पशुपालन का प्रथम साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में मिलता है फ्रेंड्स। तो क्या फ्रेंड्स, इस काल में मध्य पाषाण काल में जो है वो पशुपालन का साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि लोगों ने जो पशुओं को पालना शुरू किया था आराम धीरे धीरे, कब? मध्य पाषाण काल में। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, वो ये है कि मध्य पाषाण काल में बड़े बड़े जानवरों के साथ छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी इन्होंने करना सीख लिया था, जैसे कि मछली पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना इत्यादि। और फ्रेंड्स, पशुपालन का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में जब लोगों ने पशुओं को पालते बनाया तो सबसे पहला जो पालतू पशु है वो था कुत्ता। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने या फिर मध्य पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो वो कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या हुआ था कि जो पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े हथियारों का जो यूज होता था, जो उपयोग होता था, इसके बदले मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे औजार बनने लगे थे, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, छोटे छोटे औजार बनने लगे कहाँ? मध्य पाषाण काल में, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ अंतर है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि एक तो मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, और वो मैंने आपको बता दिया है कि संक्रमण काल क्यों कहते हैं। दूसरा कि मनुष्य जो थे वो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहे, किंतु उनके शिकार करने का तरीका बदल गया था। जैसे कि पहले पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे, जो मनुष्य थे, वो बड़े बड़े जानवरों को मारा करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि ये जो लोग थे, जो मनुष्य थे, वो छोटे छोटे जानवरों को भी मारना, शिकार करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा फ्रेंड्स कि मैं आपको बता दूं कि ये तीर कमान का विकास हुआ था। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में तीर कमान का भी विकास हुआ, यानी कि तीर कमान की जो परंपरा है वो मध्य पाषाण काल से चली आ रही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे VVI पॉइंट बनाकर एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े बड़े औजार जो बनते थे उसे छोड़कर छोटे छोटे औजार बनने लगे, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि मध्य पाषाण काल के जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वो कौन कौन से थे। तो इसके इम्पोर्टेंट जगह फ्रेंड्स वो थे, देखिए मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रमुख स्थल जो थे वो थे वीरभानपुर, जो वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में है। फिर लंघनाज एक जगह है दोस्तों, वो है गुजरात में। लंघनाज के बाद महागढ़ और मेजा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सराय नाहरराय और प्रतापगढ़, ये सब है उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार में पायसरा, मुंगेर इत्यादि, ये सब जो जगह हैं वो मध्य पाषाण काल के इम्पोर्टेंट जगह हैं, महत्वपूर्ण जगह हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स कि राजस्थान के बागौर में पाषाण उपकरण के साथ साथ लौह उपकरण भी मिलते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो ज़्यादा क्यों जाना जाता है पाषाण युग के लिए। पाषाण युग नाम ही पड़ा है पाषाण युग, यानी कि पत्थरों का यूज किया जाता था। लेकिन एक जगह ऐसा है कि राजस्थान के बागौर में पाषाण उपकरण के साथ लौह उपकरण भी ऐसा हुआ है कि मिले हैं यहाँ पे। और मानवीय आक्रमण का साक्ष्य जो है फ्रेंड्स वो सराय नाहरराय से मिला है। यानी कि सराय नाहरराय से जो मिला है फ्रेंड्स वो ये है कि एक जगह से कितने कंकाल मिले हैं,
हड्डियां, जो खोपड़ी होती हैं मनुष्य की, वो मिली हैं। इसके आधार पे लोगों का कहना है कि शायद सराय नहर राय में मानवीय आक्रमण हुआ होगा। और सराय नहर राय और महादहा से, फ्रेंड्स यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, महादहा से, ठीक है, महादहा से गर्द चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। गर्द चूल्हे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये लोग जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रहते भी थे, गर्द आवास भी होता था इनका, और साथ साथ वहीं पे इन्होंने भोजन पकाने के लिए गर्द चूल्हे भी बना रखे थे। तो ये था हमारा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 9000 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व जो है वो विदेशों में है, ठीक है, ये विश्व में, विदेश नहीं कहेंगे दोस्तों, ये विश्व में जो टाइम है वो 9000 ईसा पूर्व है। जबकि अगर हम भारत में आते हैं तो वो है 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यानी कि जो मध्य पाषाण काल है हमारा, उसका भी टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा कि नवपाषाण काल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि भारत में कहीं पे ज़्यादा विकास हुआ था और वहाँ पे नवपाषाण काल में गिना जाता है उस विकास को, और कहीं पे कम विकास हुआ था, तो इसलिए उसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नवपाषाण काल में है क्या क्या चीज़ें। तो ये है फ्रेंड्स कि भारत में पहला नवपाषाण कालीन स्थल एच.सी. मैस्यूअर के द्वारा 1807 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला पॉइंट, भारत में पहला नवपाषाण कालीन स्थल एच.सी. मैस्यूअर के द्वारा 1807 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया था। किसके द्वारा? एच.सी. मैस्यूअर के द्वारा, और 1807 में उत्तर प्रदेश में खोजा गया। इसके अलावा इस काल में मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक भी बन गए थे। यानी कि जो मनुष्य थे वो खाद्य संग्राहक ही नहीं रहे थे दोस्तों, वो खाद्य संग्राहक के साथ साथ खाद्य उत्पादक भी बन गए थे। यानी कि उन्होंने भोजन का उत्पादन भी करना शुरू कर दिया था, और तथा पशुओं को पालतू बनाए जाने की भी जानकारी मिलती है। यानी कि जो मध्य पाषाण काल में पशुओं का ये जो पशु को जो पशुपालन करने की जो शुरुआत हुई थी, और मध्य पाषाण काल में लोगों ने बस कुत्ते को पाला था। सबसे पहला जो जानवर पालतू बनाया गया वो था कुत्ता, ठीक है, वो था कुत्ता। लेकिन नवपाषाण काल में जब हम आते हैं तो और भी पशुओं को पालतू बनाया गया है, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो पशुएं हैं इन्हें नवपाषाण काल में पालतू बनाया गया है। अब इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं, यानी कि नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों, वो हम लोग देखते हैं। देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं कि कृषि कार्य का प्रारंभ हो गया, पशुपालन का विकास हुआ, पॉलिशदार उपकरण का निर्माण और ग्राम समुदाय का प्रारंभ। मैंने अभी आपको बताया कि एक तो जब भोजन ये उपजाएंगे तो कृषि का कार्य तो प्रारंभ होगा ही, दूसरा कि पशुपालन का विकास, यानी कि मध्य पाषाण काल में बस कुत्ते को पालतू बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे मानव का दिमाग बढ़ता गया, मनुष्यों का दिमाग बढ़ता गया, वे अपनी फायदे की चीज़ें अपने पास रखने लगे। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि पशुपालन का भी विकास होता है इसमें, और भी जो पशु थे, भेड़, बकरी, गाय, इन सबको इन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा पॉलिशदार उपकरण का निर्माण, यानी कि चमकने वाले कुछ उपकरण का निर्माण भी इन्होंने किया, और ग्राम समुदाय का प्रारंभ। देखिए फ्रेंड्स, जब खेती करेंगे, कृषि कार्य का जब प्रारंभ हुआ तो क्या करेंगे, जब खेती करेंगे तो फसल तो कुछ टाइम के बाद ही उगेगी ना, तो इसके लिए उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह पे रहने लगे, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्राम समुदाय का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि गांवों की जो स्थापना है वो नवपाषाण काल से शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, और वो कौन कौन से हैं ये देखिए प्रमुख स्थल में मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कि नवपाषाण कालीन स्थल जो मेहरगढ़ है वो कहाँ पड़ता है, तो वो फ्रेंड्स अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। बुर्जहोम, गुफरक्राल, ये सब कश्मीर में है। कोल्डिहवा और महागढ़ ये उत्तर प्रदेश में है, और चिरान, सेनुमार, ये दोनों जो जगह हैं वो बिहार में हैं, ठीक है। ये सब कुछ नाम है, जैसे कि सरुतरु, मारकडोला ये असम में है, ब्रह्मागिरी, कोडेकाल, हल्ला, मस्की,
पिकलीहल, संगनकल्लू, ये सब जो सारे जगह हैं वो कर्नाटक में पड़ते हैं, और पायमपल्ली जो तमिलनाडु में है। ये सब कुछ नवपाषाण कालीन स्थल हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य, यानी कि किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, वो नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है, नवपाषाण काल के अंदर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। देखिए, नवपाषाण काल से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं दोस्तों, वो ये हैं कि गर्तावास मृदभांड की विविधता, यानी मृदभांड का मतलब ये होता था दोस्तों कि मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी का बर्तन जो इस काल में बना था वो रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के बर्तन होते थे, मिट्टी के ही होते थे लेकिन अलग अलग प्रकार के होते थे। ठीक है, तो ये है गर्तावास। गर्तावास मैंने आपको बताया है कि गर्तावास क्या होता था। ये लोग भूमि के अंदर गड्ढे खोदकर उसमें रहते थे। मृदभांड की विविधता, उसके बाद पत्थर और हड्डियों के बने उपकरण कहाँ से मिले हैं दोस्तों, ये सारे से सारे मिले हैं बुर्जहोम से। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो वो पड़ता है कश्मीर में। क्या क्या मिले हैं मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, गर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थर और हड्डियों के बने उपकरण, ये सारे चीज मिले हैं बुर्जहोम से। इसके अलावा बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में, ये जो फैक्ट है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है बुर्जहोम से। इसके अलावा दोस्तों कि मेहरगढ़ से गेहूं की 3 किस्मों तथा जौ की 2 किस्मों का साक्ष्य मिलता है। गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्मों का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। इसके अलावा भी खजूर उत्पादन के साक्ष्य, कच्ची ईंट के आयताकार मकान के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और बेलन घाटी के महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन साक्ष्य वाले स्थान, देखिए बेलन घाटी जो है फ्रेंड्स वो यूपी में पड़ता है। यूपी के मिर्जापुर में बेलन घाटी पड़ता है, और यहाँ से भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य कुछ मिले हैं, जैसे कि कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, महादहा इत्यादि। ये सारे जो प्लेस है फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं कोल्डिहवा, चौपानी मांडो, महादहा इत्यादि, ये सारे के सारे प्लेस यूपी में हैं। और कोल्डिहवा से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में कहीं पे भी चावल की, धान की खेती का प्रमाण उतना ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब हम कोल्डिहवा में आते हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जो दूसरी जगह है चौपानी मांडो, यहाँ से मृदभांड तथा व्यवस्थित ग्राम के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे महागड़ा गौशाला जैसी संरचना का प्रमाण है। ठीक है, महागड़ा एक प्लेस है, वो भी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से गौशाला जैसी संरचना का प्रमाण मिला है। यानी गौशाला जैसी संरचना कहने का मतलब दोस्तों कि शायद ये अनुमान लगाया गया है कि गौशाला में गायों का पालन किया जाता है, तो शायद ये अनुमान लगाया गया है कि जब नवपाषाण काल में पशुपालन का विकास हुआ तो यहाँ पे गाय को भी पाला जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में प्रयोग होने वाली जो फसल थी दोस्तों वो थी रागी। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में जो सबसे पहले प्रयोग होने वाली फसल थी वो थी रागी। ठीक है, असम, मेघालय तथा गारो की पहाड़ियों में भी नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, और मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम अनाज जो था फ्रेंड्स वो था जौ। इसके अलावा अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, और भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश में पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो मानव के द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम अनाज कौन सा था, वो था जौ। दूसरा, अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है हमें। और तीसरा कि सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश में पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स की हड्डी के उपकरण, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा पत्थरों के उपकरण बने हैं, पत्थर के औजार बने हैं, लेकिन हड्डी के उपकरण भी बनने शुरू हो गए थे नवपाषाण काल आते आते। यानी कि जो मानव जाति है
वो लगातार विकास कर रही थी, लगातार विकसित हो रही थी। और हड्डी के बने उपकरण मिले हैं दोस्तों सराय नहर राय से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से थे पाषाण काल से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम दे, एसएससी की दे, फिर बैंकिंग की दे, या फिर रेलवे की दे, बीपीएससी की दे, कोई भी आप एग्ज़ाम दे तो इसमें आपको ज़रूरी मददगार साबित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लासेस के साथ। आगे हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। फिर अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स एक और बात, अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिए गए हैं, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपने पिछले क्लासेस की, जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो पिछली क्लासेस थी, पिछली वीडियोस थी, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जा रहा है, आप वहाँ से जाके वो क्लासेस देख लें, ताकि आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले क्लासेस के साथ। थैंक यू।